जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन, यानी कि रिसोर्स। संसाधन, आखिर संसाधन है क्या? तो संसाधन हम अपने दैनिक जीवन यानी कि हर रोज के क्रियाकलाप में जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं वे हमारे लिए संसाधन है। उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ गए? अब संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी वैसे संसाधन जिनके स्रोत प्राकृतिक होते हैं, जिनके स्रोत यानी कि मिलने का जरिया, यानी वैसे संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे प्रकृति में क्या पाए जाते हैं? पर्वत, नदियां, तालाब, पठार, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जो है वे प्राकृतिक संसाधन है। यानी आप इतना ही समझ लीजिए कि सभी सजीव, वे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर धरती के सबसे बड़े स्थल पे पाए जाने वाले यानी कि हाथी हो या जल में पाए जाने वाले ब्लू व्हेल हो, वहां तक वे सभी जो है वे प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले, तो कुछ ऐसे भी प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन हैं जो सजीव नहीं होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होते हैं। ठीक है? उनमें पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, मिट्टी, हवा, प्रकाश, ये सभी जो है वे भी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। यानी जो हमें प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनकी उपलब्धता प्रकृति में होती है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया है, मानव निर्मित संसाधन, जैसे इस बोर्ड का हम उपयोग कर रहे हैं, यह क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इसको मनुष्य ने बनाया है अपने दिमाग से, अपने आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, ईंट, पत्थर, बहुत सारी चीजें जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे यहाँ फैन है, बल्ब है, जो कुछ भी है, बुक है, ये सभी जो है वे मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित साधन है। प्राकृतिक संसाधन तो नहीं है, मानव निर्मित साधन है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का अपने लिए आविष्कार करता है, वह जो हो गया वह मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब तीसरा आपको बताया गया था मानव संसाधन। तो चूंकि हमारी जरूरतें एक दूसरे के सहायता से भी पूर्ण होती है, हम अपने जरूरतों के लिए एक दूसरे के सहायता की आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है? जैसे हमारे समाज में जब हमको यानी कि मान लीजिए कपड़ा सिलवाना हो तो किसके पास जाते हैं? दर्जी के पास। कपड़ा अगर खरीदना हो तो किसके पास जाते हैं? दुकानदार के पास, कपड़ा दुकानदार के पास। तो
समाज के मनुष्य भी, यानी कि हमारे समाज में सभी मनुष्य एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आपने संसाधन के परिभाषा में यही सुना था कि वे सारी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं वे संसाधन कहलाती हैं। तो जब हम भी एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करने में काम आ रहे हैं, इस तरह से मनुष्य भी एक संसाधन है। मनुष्य एक संसाधन भी है और संसाधन का उपयोग करता भी है। क्योंकि क्या किसी पक्षी को उड़ने के लिए हवाई जहाज वाले ईंधन की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। क्या किसी जानवर को खाना बनाने के लिए रसोई गैस की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। यानी सभी संसाधनों का उपयोग अगर परिपूर्ण अवस्था में अगर कोई सबसे बेहतर ढंग से कर रहा है तो वो मनुष्य ही कर रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि मानव भी एक संसाधन है और मानव संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोग करता है। यानी वह अपने सबसे उपभोग करता है, यानी कि उसका उपभोग करना, यानी कि उससे अपनी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, यानी मनुष्य एक संसाधन भी है और संसाधन का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी है। ठीक है, तो इस तरह से संसाधन को 3 भागों में बांटा गया: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। अब विकास एवं उपयोग की दृष्टि से हम उसी संसाधन का वर्गीकरण कर रहे हैं। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से तो विकास एवं उपयोग के दृष्टि से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है? यानी वैसे संसाधन जिनका हम उपयोग करना सीख गए हैं। जैसे हवा का उपयोग हम कर लेते हैं। क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में। ठीक है, कोई दिक्कत? पानी का उपयोग हम सीख गए हैं। क्या करते हैं? कपड़े की सफाई में, पीने में, अपने आप के सर सफाई, अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखने में हमको पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, या मान लीजिए बहुत सारे गैस हैं, जैसे हाल फिलहाल अभी 2-4 साल पहले तक आप देख रहे थे कि सीएनजी का कोई उपयोग आप लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन आज आप यह देख पा रहे हैं कि सीएनजी से बड़ी बड़ी गाड़ियां आसानी से सड़कों पे दौड़ाई जा रही हैं। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले तक सीएनजी एक संभाव्य संसाधन के सूची में रहा होगा, लेकिन अब वह वास्तविक संसाधन हो गया है, क्योंकि हम अब उसका उपयोग जान गए हैं कि उसका उपयोग हम वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक संसाधन क्या है कि वैसे संसाधन जिनका हम उपयोग करना जान गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अभी भारत सरकार के द्वारा ई व्हीकल्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ई व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ियों पर बस आ गए हैं, कार आ गए हैं, मोटरसाइकिल आ गए हैं, स्कूटर आ गए हैं, ई रिक्शाज आ गए हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि उसको चलाने के लिए जो बैटरी यूज किया जाता है उस बैटरी को हम लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। उसमें लिथियम नाम का एक पदार्थ यूज होता है। जो आज से 5-10 वर्ष पहले तक वह भी वास्तविक संसाधन के सूची में नहीं था, वह संभाव्य संसाधन के सूची में था, चूंकि हम उसका उपयोग नहीं जान रहे थे, नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन साइंस धीरे धीरे डेवलप किया और अब हम लिथियम का उपयोग ई व्हीकल्स में हम आसानी से कर रहे हैं, उनका बैटरी बनाने के लिए। ठीक है, और तो जब हम उपयोग करने लगते हैं तो वह वास्तविक संसाधन है, और जिन संसाधनों के बारे में हम जानते तो हैं लेकिन अभी उसकी उपयोगिता संभव नहीं हो पाई है, उन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। दूसरे प्रकार से अब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन लग रहा है कि भाई इसमें जीवन होता होगा, तो बिल्कुल आपको अगर लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, वैसे संसाधन जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए सुबह में हम चाय पीते हैं। ठीक है, तो चाय के लिए हमको दूध की आवश्यकता होती है। दूध हम कहां से प्राप्त करते हैं? गाय या भैंस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो गाय या भैंस जो कैसा उदाहरण है, उसमें जीवन है ना भाई, उसमें जीवन है। ठीक है, तो जैव संसाधनों के अंतर्गत सभी सजीव वस्तु आ जाते हैं, एक छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर एक बड़ा जीव तक सभी जैव संसाधन के अंतर्गत ही आ जाता है। इसी के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, या आप यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर यानी कि संसाधन को जो दो भागों में बांटा गया है उसमें पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव कहने से ही पता चल रहा है कि इसमें जीवन नाम का कुछ ना कुछ शब्द तो होता होगा, या जीव से आधारित कुछ ऐसा होगा। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। जैव संसाधन यानी कि वैसे संसाधन जिनमें जीवन पाए जाते हैं, यानी या जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, या जो जीवित होते हैं, उनको हम जैव संसाधन की श्रेणियों में रखे हैं। जैसे पेड़ जैव संसाधन है, जीव जंतु जैव संसाधन है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वे भी जैव संसाधन है, या बड़े से बड़ा जानवर या बड़े से बड़ा कोई जीव, वो भी जैव संसाधन के ही उदाहरण के तौर पे आते हैं। तो आप इतना समझ सकते हैं कि जो जीवित संसाधन है प्रकृति में, उन सभी संसाधनों को हम जैव संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, आगे है अजैव संसाधन, जो जीवित नहीं है, जो जीव नहीं है, वैसे संसाधन जो जीवित नहीं है, जीव नहीं है। ठीक है, लेकिन कहां है? हमारे प्रकृति में ही, यानी प्राकृतिक संसाधन में से ही अब हमको वैसे संसाधनों को निकाल लेना है, अजैव संसाधन। ठीक है, तो अजैव संसाधन यानी कि वैसे संसाधन जिनमें जीवन के लक्षण नहीं मौजूद होते हैं या जो जीवित नहीं होते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, पत्थर, नदी, तालाब, सूर्य की किरणें, हवा, मिट्टी, ये सभी जो है वो अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। अब अगला आपका कह रहा है कि उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन
नवीकरणीय संसाधन यानी कि देखिए, नवीन करणीय दो शब्दों से यह मिलकर बना है। नवीन, नवीन माने होता है नया, ठीक है। यानी नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिनकी भरपाई प्रकृति द्वारा स्वतः हो जाती हो। जैसे हम हवा का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हम कोई सामान लेते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती होगी, लेकिन पुनः पेड़ पौधों से वही ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद हो जाता है, यानी उसकी भरपाई हो जा रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का हम उपयोग करते हैं, लेकिन फिर अगले दिन सूर्योदय होता है, फिर सूर्य का प्रकाश हमको प्राप्त हो जाता है। यानी आप यह देख रहे हैं कि इन सब चीजों का पुनः भरपाई हो जा रहा है। जैसे हम भूमिगत जलों को निकालते हैं, हैंडपंप के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, ट्यूबवेल, यानी जिन भी साधनों से हम जमीन के नीचे से भूमिगत जल, उसी को कहते हैं भूमिगत जल, ठीक है। भूमि के नीचे पाए जाने वाले जलों को हम, जल को के भंडार को हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। तो भूमिगत जलों को हम निकाल लेते हैं, और पुनः बरसात के दिनों में बारिश होती है, वही जल भूमि पुनः क्या करती है कि सोखती है और पुनः जल भूमिगत हो जाते हैं, यानी उसकी भी भरपाई हो जाती है। तो ये सभी जो उदाहरण हुए आपके, यानी कि वैसा संसाधन जिसका भरपाई फिर हो जाता हो, हम उपयोग भी कर लेते हैं और पुनः उसका भरपाई भी हो जाता है, वैसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन तो ठीक इसका अपोजिट होगा, यानी वैसा संसाधन जिसका हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, जिनका हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, उनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, लोहा हो गया, इस सब का भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सबों को बनने में हजारों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, और उपयोग करने में बहुत कम समय लगता है। हम उपयोग तो तेजी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। अतः हमको यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अनवीकरणीय संसाधनों के भंडार चूंकि सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका उपयोग हमको समझ बूझ के अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। लेकिन आज मानव कहीं ना कहीं से स्वार्थी बन चुका है। देहाती एक कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कि नहीं? तो बिल्कुल इसी तरह से हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपना काम तो सोच रहे कि चलो मेरे लिए तो पर्याप्त है, मेरा जीवन तो कट ही जाएगा। ठीक है, आपका जीवन कट जाएगा, लेकिन आपके बाद वाली जो पीढ़ियां होंगी वो कौन होंगी? आपके बेटे होंगे, आपके पोते होंगे, आपकी ही आने वाली नस्लें होंगी, और उसके लिए वह भंडार समाप्त हो गया रहेगा। आज आप मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डाल के एकदम लग रहा है कि बड़ी तेजी से सड़क पर देखिएगा कि क्या कहते हैं उसको, लहरिया कट काट रहा है, ठीक है, तो मजा तो आप उड़ा रहे हैं भाई। लेकिन जब हम बिना सोचे समझे अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग अगर करेंगे, बेतहाशा करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा, चूंकि उसका भंडार सीमित है, तो उसका भंडार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, और आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को वे उपयोग के लिए बची हुई नहीं मिलेंगी। इसलिए मानव को हमेशा यह सोचना चाहिए कि भाई हम संसाधनों का उपयोग काफी समझ बूझकर करें। हमारे संसाधन हमारे लिए धरोहर का काम करते हैं, इसलिए संसाधनों का उपयोग
अब मान लीजिए कि अभी मैंने बताया कि जैव संसाधन में पेड़ पौधे भी जैव संसाधन के उदाहरण है, मतलब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। चूंकि एक बड़ा पेड़ जब हम काट के अपने काम में यूज करते हैं तो उसके बदले में हमको नया पेड़ लगा देना चाहिए। इस तरह से होगा कि उसकी भरपाई हो जाएगी। कुछ वर्षों में वह छोटा नन्हा पौधा पेड़ बन के जब बड़ा होगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक से अधिक हमको आवास की आवश्यकता पड़ रही है और हम वन क्षेत्रों को काट करके भी अपना घर बना रहे हैं और वनों को काट के, वन क्षेत्रों को काट के उसका शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। इस तरह से वन समाप्त हो रहे हैं और उसके जगह पर नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। इस तरह से हमारे वे संसाधन, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर हम ऐसे नासमझ के तरह अगर पेड़ों को काटते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी पेड़ न बचे। और जब एक भी पेड़ न बचेगा तो शायद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी और उसके एवज में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी, यानी हमारा भी जनजीवन समाप्त हो जाएगा। हम सोचते हैं कि चलो हम पेड़ काट रहे हैं, आप इतना ही समझिए कि आप पेड़ नहीं काट रहे हैं, आप अपने आप को भी, अपने आने वाली नस्लों को भी, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ियां ऑक्सीजन के लिए तरस जाएंगी, दम घुट घुट के अपना दम तोड़ देंगी जब वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। इसलिए हमको प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझ बूझ के करना चाहिए, खास तौर से अनवीकरणीय संसाधन जिनकी भरपाई हो सकती है, उसके भरपाई के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। यानी हम बर्थडे मनाते हैं, उस दिन केक काटते हैं, चॉकलेट्स बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी तो कसम खा सकते हैं कि भाई हम अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ लगा दें। अपने पास जमीन नहीं है, हम सड़क किनारे लगा दें, ठीक है। जब भी आप 10 साल 15 साल या बहुत दिनों बाद अगर उस सड़क रास्ते से गुजरेंगे तो आप यह देखेंगे, आप किसी को दिखा पाएंगे कि यह पेड़ मैंने लगाया था। कितनी खुशी होगी कि यह जिस पौधा को आपने लगाया था वह अब बड़ा बन गया है, वह किसी को छाया दे रहा है, ठीक है, वह अब किसी को फल दे रहा है। तो आपको यह देखकर बड़ी खुशी होगी। और साथ में यह तो दिखाई देने वाले फायदे हैं, और जो न दिखाई देने वाले फायदे हैं वो तो मैंने अभी आपको बताया है कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में भर देते हैं, जिसको हम मनुष्य या सभी जीव श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधनों के भरपाई पर ध्यान देना चाहिए कि इसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसकी भरपाई पुनः करें। और अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर यह ध्यान दीजिए कि इसका हम उपयोग समझ बूझ के करें, अधिक मात्रा में न करें, व्यर्थ इसको न गंवाएं, क्योंकि इसके भंडार सीमित हैं। इसको हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। अब वितरण के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, यानी सर्वव्यापक संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो, यानी कि पहला कि सर्वत्र उपलब्ध संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन, और दूसरा स्थानिक संसाधन, या उसको स्थानीय संसाधन भी कह सकते हैं। स्थानिक संसाधन को हम स्थानीय संसाधन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन क्या है, तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो। जैसे हवा सभी जगह उपलब्ध है, पानी सभी जगह से उपलब्ध किया जा सकता है, सूर्य का प्रकाश सभी जगह पहुंच सकता है। तो इन संसाधनों को हम सर्वव्यापक संसाधन या सर्वत्र उपलब्ध संसाधन के श्रेणी में रखते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं
जैसे क्या हमारे यहां लोहा निकल सकता है जमीन के नीचे से? कोयला निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। लेकिन आप जमशेदपुर जाइए, लोहा निकलता है। ठीक है, आप धनबाद जाइए, वहां कोयला निकलता है। तो वैसे संसाधन जो कुछ खास स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उन्हें हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। समझ गए इसको? चलिए, अब अगला हम उठाते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन का विभाजन। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला निजी संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन जैसे हर इंसान के पास अपना घर होता है, अपने खेत होते हैं, अपने तालाब होते हैं, अधिकतर इंसान के पास होते हैं। घर तो सबके पास होता है। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति विशेष का हक या अधिकार होता है, उन्हें हम निजी संसाधन के श्रेणी में लाते हैं। जैसे खेत, तालाब। अब आपके घर में लगा हुआ चापाकल किसका है भाई? वो आप ही का है कि नहीं? तो जिस पर किसी खास व्यक्ति का हक हो, तो वैसे संसाधनों को हम निजी संसाधन कहते हैं। लेकिन अब दूसरे संसाधन की तरफ चले, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिस पर उस देश की सरकार का हक होता है। हम जैसे पर्वत, पहाड़, नदियां या कुछ वैसा मैदान जो आप देखते हो, या कहता होगा लोग कि यह सरकारी जमीन है, यानी कि उस पर जो देश में जो सरकार चलती रहती है उनका हक होता है। उसके लिए कुछ रूल बना है कि पहाड़ों पर लोग घर बना लेते हैं, पहाड़ों को भी लोग खरीद बेच कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। जो पहाड़ है, आजकल सरकारी भूमियों को भी साइड से यानी कि खरीद फरोख्त हो जाता है, लेकिन उस पर सरकार का ही हक है। ठीक है, अब कहीं सुने हैं कि गंगा मेरी नदी है, ठीक है, यमुना मेरी नदी है? नहीं, जो नदियां हैं, जो समुद्र है, सागर है, महासागर है, ठीक है, उन सब के लिए एक रूल बना है। वह तो राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति भी महासागरों में, चलिए बताते हैं, उसके लिए भी कुछ रूल बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि जिस राष्ट्रीय संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जिस पर उस देश के सरकार का हक हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत या सरकारी भूमि, ये सब पर सरकार का हक होता है। अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। तो हर देश की अपनी एक सीमा होती है, हर देश की अपनी एक सीमा होती है, और उस देश के सीमा के अंदर जो भी इस तरह के संपत्ति है वो राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन सीमा के बाहर के लिए एक रूल बना कि क्या बना कि 19.2 किलोमीटर ठीक है, यानी अगर भारत की अपनी सीमा है
समुद्री सीमा से हमारा देश जुड़ा हुआ है, तो 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक यह दूरी याद रखिए। यानी आप यह कह सकते हैं कि किनारे पर निजी संपत्ति भी हो सकता है, लेकिन इस दायरा से यानी कि किनारे से समुद्र स्थल से समुद्र तट से जब आप 19.2 किलोमीटर अंदर के तरफ जाएंगे यानी कि जल के तरफ जाएंगे, तो वहां से 200 किलोमीटर के दायरा तक जो हमारा संपत्ति होगा वह राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जब हम यह 200 किलोमीटर से अधिक के दायरा में जाएंगे यानी एवं 200 किलोमीटर, तो उस पर फिर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। उस पर किसका अधिकार हो जाएगा? अब वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार हो जाएगा। वह किसी का नहीं होगा, वह उसका उपयोग सब कर सकता है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई देश उस जगह का उपयोग नहीं कर सकता है। हाल फिलहाल आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, वह अपने देश से बाहर निकलकर समुद्र में मिट्टी भराई का काम शुरू कर रहा है, यानी एक टापू बना रहा है, द्वीप बना रहा है। वह इसलिए कि मेरा देश यहां तक है, तब यहां से 200 किलोमीटर आगे तक मेरा एरिया है। ठीक है, हमारे भारत देश का भी बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी देश बड़ी धूर्त देश जो है वे हमारे पड़ोसी हैं। एक पाकिस्तान है जिसको अक्सर बम फोड़ने से फुर्सत नहीं मिलता है, और दूसरा चीन है कि अक्सर अपने सीमा विस्तारवादी नीतियों में लगा रहता है। चीन समुद्र में एक टापू बना रहा है, मानव निर्मित टापू, यानी कि खुद से अपने मशीन लगा करके एक द्वीप बना रहा है। वह द्वीप इसीलिए बना रहा है कि वह यह दिखा सके, इस तरह से तो उसके समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर तक गिना जाएगा ना, लेकिन जब एक द्वीप समुद्र में बसा देगा चीन, तो वहां से आगे 200 किलोमीटर तक उसका दायरा बढ़ जाएगा। यानी वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को हड़पना चाहता है। तो इस तरह से आपने निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तीनों को भली भांति समझा।